सो आई हैव बीन लर्निंग जापानीज फॉर एन ईयर नाउ और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस जापानीज लर्निंग जर्नी का। और अगर आपने भी रिसेंटली ही जापानीज सीखना स्टार्ट किया है या फिर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले साल की जर्नी को देखने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने जापानीज सीखना स्टार्ट क्यों किया था। इसका आंसर सिंपल है, एनीमे बिना सबटाइटल्स के देखने के लिए। शुरू में मैंने सिर्फ 7 दिनों के लिए ही जापानीज सीखना स्टार्ट किया था। इन शुरू के 7 दिनों में मैंने जापानीज कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं और कुछ बेसिक फ्रेजेस जैसे कि हेलो या फिर खुद का इंट्रोडक्शन देना, ये सब सीखा था। जापानीज पढ़ना और लिखना सीखने के लिए आपको 3 तरह के अक्षर पता होने चाहिए, हिरागाना, काताकाना और कांजी। हिरागाना और काताकाना जापानीज के साउंड्स होते हैं, तो इनको सीखने के बाद आपको जापानीज के जितने भी साउंड्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि आ, ई, का, की, कू एक्सेट्रा। इनको अगर आप इनफ टाइम देते हो तो आप 1 वीक में आराम से सीख सकते हो। मैंने भी इसको 1 वीक में ही लिख कर सीखा था। लेकिन अगर हम कांजी की बात करें तो कांजी जो है वो हर कैरेक्टर एक अलग मीनिंग रिप्रेजेंट करता है और 3000 से भी ज्यादा कांजी कैरेक्टर्स हैं और अभी भी नए कांजी कैरेक्टर्स ऐड किए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से सब कुछ सीखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि खुद जापानीज लोगों को ये सभी कांजी पता नहीं होते। जो भी कॉमन कांजी होते हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं लोग, वो सब सीखने होते हैं। उसके बाद आपको मोस्ट चीजें समझ आ जाती हैं। तो हिरागाना और काताकाना सीखने के बाद अब कई किड्स एनीमे जैसे कि डोरेमोन हो गया, किसेट्सु हो गया, उनमें जो भी लिखा होता है वो सब मेनली हिरागाना और काताकाना में ही लिखा होता है, क्योंकि ये सब जिस एज के किड्स के लिए बनाए जाते हैं उसमें उनको भी सिर्फ हिरागाना और काताकाना ही पता होता है। एक बार अगर आप हिरागाना और काताकाना सीख जाते हैं तो आप इन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं जो भी उसमें लिखा होता है, चाहे वो एपिसोड का नाम हो या फिर कोई लेटर में टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। और इसको जब आप पहली बार करते हो तो जो मजा आता है ना, वो पिछले पूरे 1 साल में मुझे कहीं पे उतना मजा नहीं आया। चाहे आप काफी कॉम्प्लेक्स चीज भी समझ लो उसके बाद भी उतना मजा नहीं आता। हालांकि इससे आप सिर्फ पढ़ पाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता होंगे। हालांकि सिर्फ हिरागाना और काताकाना सीखने के बाद आप उन सभी लोगों से आगे आ चुके हो जो जापानीज सीखना तो चाहते हैं लेकिन कभी स्टार्ट नहीं करते। तो बिगिनिंग में तो इन सब रीजन से आप और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो। इन 7 डेज के बाद फिर से जापानीज सीखना स्टार्ट करने के लिए मुझे लगभग 1 साल लग गए और अराउंड 2021 के बिगिनिंग से मैंने फिर से जापानीज सीखना स्टार्ट किया। मैं मेनली बुसू नाम के एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप का यूज कर रहा था नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। इसके अलावा वोकैब प्रैक्टिस के लिए, यानी कि वर्ड्स जो भी मैंने सीखे हैं उनके प्रैक्टिस के लिए मैं एंकी नाम के एक फ्लैश कार्ड ऐप का यूज कर रहा था, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ्लैश कार्ड ऐप है। तो जिस तरह मैंने अपने लर्निंग जापानीज फॉर 31 डेज वाले वीडियो में एग्जैक्ट बताया था कि कब कब मैंने क्या क्या सीखा, उस तरह से पूरे ईयर के लिए बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं मैंने कब कब क्या क्या सीखा था। बट मेनली नए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कांजी और ऑब्वियसली न्यू वर्ड्स। मतलब और क्या सीखते हैं लैंग्वेज में। और कंपेयर टू द फर्स्ट मंथ जिसमें मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बोल पा रहा था, जैसे कि बोकु वा मिजु ओ नोमिमास, अब मैं पास्ट टेंस के भी सेंटेंसेस बना सकता हूँ, बोकु वा मिजु ओ नोमिमास्ता। उसके अलावा मैं उस टाइम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस ही बना पा रहा था, जैसे कि जास्सी ओ नाकोशिमास। अब मैं उसके कंपैरिजन में थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना सकता हूँ, जास्सी ओ नाकोशिता नो दे तोसो कानी साकासी नी इकिमास। बुसू ऐप के जापानीज कोर्स में 4 लेवल्स हैं, A1, A2, B1 और B2। मुझे लगा कि A2 तक जो इसका कोर्स है वो बहुत ही अच्छा है, बट B1 से इसका जो कोर्स है वो ऐसा हो जाता है कि ये लो कुछ नए वर्ड्स और याद करो इनको। मे बी क्योंकि इस लेवल पे आपको ज्यादा से ज्यादा नए वर्ड्स ही सीखने चाहिए। स्टिल ये मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो मैंने बुसू के ऐप को यूज करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि नए वर्ड्स तो मैं जापानीज सॉन्ग्स, मांगा और एनिमे से भी सीख सकता हूँ। बस मुझे उन नए वर्ड्स का मीनिंग डिक्शनरी में सर्च करना है और इस प्रोसेस के लिए मैं jiso.org का यूज कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिक्शनरी है। इसमें वर्ड का मीनिंग तो आप देख ही सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा कोई सेंटेंस भी डाल देते हो तो वो उस सेंटेंस में हर एक वर्ड का क्या यूज है और उसका मीनिंग दोनों बताता है। तो इसलिए मैं अभी फिलहाल कोई जापानीज कोर्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं बुसू का कर रहा था। मैं बस जो एनीमे है, मांगा है, इन सब से नए वर्ड्स को सर्च कर करके अपने वोकैब लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। इसी बीच मैंने जापानीज को रियल लाइफ लोगों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स भी सर्च किए थे, यानी कि ऐसे लोग जिनसे मैं जापानीज में कन्वर्सेशन कर सकूँ। और इसके लिए मैं कन्वर्सेशन एक्सचेंज नाम की एक वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ। इससे भी मेरा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जा रहा है।
वेल सबसे पहले तो जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, हिरागाना और काताकाना सीखने के बाद जो इम्प्रूवमेंट आया था और उससे जो मजा आया एनीमे में, जो भी वर्ड्स हैं उनको पढ़ पाने का जो एबिलिटी मिला था मुझे नया नया, इतना मजा आगे के पूरे 1 साल में कभी भी नहीं आया है। और मुझे नहीं लगता आगे की जितनी भी जर्नी है, जितना भी मैं सीखूंगा उसमें कभी मजा आएगा उतना, क्योंकि अब प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो गया है। ऑब्वियसली फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में मैं कई ज्यादा नए वर्ड्स और कई ज्यादा नए सेंटेंसेस को समझ पा रहा हूँ, बट ये जो प्रोग्रेस है बहुत ही धीरे धीरे हुआ है और इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम अचानक से कोई पावर आ गई है जैसा हिरागाना और काताकाना के केस में लगा था। तो इसलिए उस लेवल का मजा नहीं आया है अभी तक। और रही बात मैं एनीमे का कितना समझ पा रहा हूँ, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम एनीमे टू एनीमे, लेकिन ओवरऑल मैं एक एनीमे के 15% सेंटेंसेस बिना कोई सबटाइटल्स के समझ सकता हूँ। कुछ में ये 25% तक भी चला जाता है और कुछ में तो 4-5% तक भी गिर जाता है। और ये परसेंटेज ऐसे ही धीरे धीरे इंप्रूव होगा, एकदम अचानक से तो इंप्रूव नहीं होने वाला। और रही बात नॉर्मल जापानीज कन्वर्सेशंस की, तो ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, बट अगर मुझे जापान में पासपोर्ट और पैसों के साथ फेंक दिया जाए तो मैं एक अच्छा खासा ट्रिप एंजॉय करके वापस आ सकता हूँ। प्रोबेबली मैंने जापानीज सीखना तो नहीं छोड़ा है या फिर अभी छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, बट जापानीज में मैं जितना टाइम स्पेंड कर रहा था वो डेफिनेटली कम हुआ है। एक फर्स्ट वीक में मैं 1-1 घंटा स्पेंड कर रहा था डेली। उसके बाद जो फर्स्ट मंथ था उसमें लगभग 30 मिनट्स था एवरेज, बट अब ये ड्रॉप हो गए 10 से 20 मिनट्स के बीच आ चुका है। ऑब्वियसली ऐसे डेज भी होते हैं जिसमें मोटिवेशन एकदम हाई होता है और उस दिन आराम से 1 घंटा भी पार हो जाता है, बट ऐसे डेज की संख्या भी कम हो रही है। तो अभी के लिए तो मैं जापानीज पे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। हालांकि ये मेरा टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। लाइक इससे ऊपर तो मैंने टेक्नो वैभव के वीडियोस को रखा है, जिसमें मैंने पिछले ईयर सिर्फ 11 वीडियोस ही डाले। उसको सुधारने की कोशिश हो रही है इस साल। तो ये था मेरा लास्ट ईयर का जापानीज लर्निंग जर्नी। एक चीज जरूर चेंज हुई है, पहले मैं सिर्फ एनीमे के लिए जापानीज सीखना चाहता था, लेकिन अब जो है मेरा जापानीज लैंग्वेज में भी इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है और अब मैं जापानीज लैंग्वेज के लिए जापानीज लैंग्वेज सीख रहा हूँ। और अगर आप कभी जापान में या फिर जापानीज में इंटरेस्ट है तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि हिरागाना और काताकाना सीख के देखिए, कि बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं आप, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप उसके बाद कोई एनीमे देखते हैं और उसमें अगर आप पढ़ पाते हैं उसको तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आपके क्या थॉट्स और ओपिनियंस हैं जापानीज लैंग्वेज के बारे में, जापान के बारे में, एनीमे के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जापान से रिलेटेड, कमेंट्स में जरूर बताएं। और या इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।